नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रेया मिश्रा, जो बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर श्रेया, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में खांसी के क्या कारण हैं और उसके लक्षण और इलाज के बारे में। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर श्रेया कि बच्चों में खांसी के सबसे सामान्य कारण क्या है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बच्चों को खांसी सबसे पहले होती है जैसे ही मौसम बदलता है। बच्चों में खांसी एक ऐसा लक्षण है जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को साल में कई बार या बच्चों को होता ही रहता है, महीने में कई बार। और उस खांसी का सबसे जो कॉमन कारण होता है वो है वायरल इन्फेक्शन। कारण बहुत सारे हैं, वो डिपेंड करते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से कारण बदलते रहते हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन एक ऐसा कारण है जो हर बच्चे को होता है। उसके अलावा जो कारण होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो अगर उसकी सांस की नली में कुछ बनावटी प्रॉब्लम है तो वो भी एक कारण होता है। तीसरा, अगर बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट मुंह में डाल लें किसी चीज़ को और वो नली में फंस जाता है तो उसके कारण बच्चे लंबे समय तक खांसी करते रहते हैं। उसके अलावा जो रेयर कारण होते हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, तो और एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको लोग कई सालों तक नज़रअंदाज करते रहते हैं वो है एलर्जी एवं एस्थमा, जिसको जल्दी पहचानना एक सबसे बड़ा इलाज है उसका अपने आप में। तो आगे हम बात करेंगे धीरे धीरे कि इन अलग अलग कारणों के लक्षणों को हम कैसे पहचानें और कब हम समझ सकते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है या फिर एलर्जी है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बिल्कुल, आप यही समझना चाहेंगे मैम आपसे। कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खांस रहा है तो लोग उसे एक फ्लू मान लेते हैं, मौसमी बीमारी मान लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा माना जाता है कि बच्चों में जब पेरेंट्स लापरवाही बरत जाते हैं तो फिर वो छोटी सी समस्या एक बड़ा रूप ले लेती है। आप अभी बता रही थी कि एलर्जी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लापरवाही बरती जाती है, समझ ही नहीं पाते हैं पेरेंट्स की बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी हो रही, फिर चाहे जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ खाने की ऐसी चीज़ें जो बच्चे की बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही हो। बिल्कुल। एलर्जी वाली खांसी को पहचानने के लिए कुछ लक्षण होते हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर वायरल इन्फेक्शन से खांसी हुई होती है तो उसमें हमेशा बुखार आता ही है, हल्का फुल्का ही सही, सर्दी होती है और वो 10 दिनों के भीतर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर एलर्जी होती है तो वायरल इन्फेक्शन भी उसका एक ट्रिगर होता है। जैसे कि और ट्रिगर होते हैं, किसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी है जैसे कि धुआं, अगर कहीं धुएं वाली जगह पे जाता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। जैसा कि अधिक खेलना, एक्टिविटी से बच्चों की खांसी बढ़ रही है, या फिर मौसम का चेंज होना, मौसम चेंज होते ही बच्चे की खांसी बढ़ जा रही है और वो 10 दिन से अधिक समय तक बनी हुई है तो हमें ज़रूर एलर्जी के कारण सोचने चाहिए। और दूसरा लक्षण होता है सांस का फूलना। एलर्जी वाली जो खांसी होती है जैसे कि एस्थमा, उसमें बच्चों की सांस फूलती है, खांसी आती है और ज़्यादातर मामलों में वो ड्राई कफ होता है, बच्चों में बलगम नहीं आता है। और दूसरा, वो समय के साथ दिन भर में भी चेंज होता है। जैसे कि बच्चों को एस्थमा वाली खांसी सुबह के टाइम पे ज़्यादा होती है, रात के टाइम ज़्यादा होती है और बच्चों को नींद से जगाती भी है वो खांसी। बल्कि वायरल इन्फेक्शन की खांसी में ऐसा देखने को कम मिलता है, वो 10 दिन के अंदर आराम हो जाता है और सुबह और शाम में इतना चेंज नहीं आता है, वो दिन भर बनी रहती है। बिल्कुल डॉक्टर श्रेया, जैसा आपने समझाया कि किस तरह से अलग अलग प्रकार की खांसियाँ जो बच्चों में होती है और काफ़ी कम उम्र से ही हम देखते हैं बच्चों को ये समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है, पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज होता है कि आप बच्चों की खांसी को पहचाने कैसे और कब अलार्मिंग सिचुएशन है, ये पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। कौन से वो लक्षण हैं जिन पर ध्यान हमें देना चाहिए खासकर की, और ये माना जाए कि उन लक्षणों को अगर आप अपने बच्चे में देख रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका हुआ है, क्योंकि बच्चों में खांसी को पहचानना और डॉक्टर की सलाह सही समय पे लेना बहुत आवश्यक है। जैसे कि जो हमारा कॉमन कारण है खांसी का, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो शुरू में 2-3 दिन बच्चे को ज़्यादा खांसी आती है और कई बार वो वाली खांसी 2 हफ्ते तक भी चलती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो खांसी धीरे धीरे समय के साथ ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर खांसी के साथ साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम बोलते हैं वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स, अगर वो हैं तो डॉक्टर की तुरंत सलाह ले और उसका घरेलू उपचार ना करें। जैसे कि
अगर खांसी के साथ बच्चे को तेज़ बुखार लगातार बना हुआ है, दूसरा बच्चे के बलगम आ रहा है और बलगम में ब्लड आ रहा है, तीसरा बच्चे की सांस तेज़ तेज़ चल रही है, उसकी छाती अंदर की तरफ जकड़ रही है जिसको हम रिट्रैक्शन बोलते हैं, जब वो सांस ले रहा है तो पेट और छाती के अंदर धंस रहा है, अगर ये चीज़ें हैं, बच्चा कुछ भी खाना पीना बंद कर दे, सुस्ती आ जाए या बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन के साइंस आएँ, अगर ये सारी चीज़ें हैं डॉक्टर की तुरंत सलाह लें। फिर इंतज़ार करना बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल सी खांसी या वायरल इन्फेक्शन एक निमोनिया का रूप ले लेता है। उसको जल्दी पहचानना और जल्दी इलाज कराना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर श्रेया, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहेंगे, उससे पहले जितने दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि अभी डॉक्टर श्रेया ने बताया है कि किस तरह से आप बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और उनकी जो खांसी है उसको ज़रूर पहचानें। कारण ये है कि अगर आप खांसी को पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो एक नॉर्मल खांसी है या एलर्जिक है, तब तक आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि बच्चे को क्या समस्या है। और सबसे ज़्यादा इस समस्या से अगर कोई जूझेगा तो वो बच्चा है जिसे लगातार परेशानी झेलनी पड़ती है। डॉक्टर श्रेया, अब बात करें बच्चों की खांसी की, तो हमने बता दिया कि कौन से वो लक्षण हो सकते हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन घरेलू उपचार की जब बात हो रही थी, घर में दादी नानी होती हैं और वो बोलती हैं कि अरे खांसी है तो ये दे दो बच्चों को या वो दे दो, शहद चटा दो। इस तरह के जो घरेलू उपचार होते हैं, क्या इनसे कोई साइड इफेक्ट बच्चों को हो सकते हैं या उनकी परेशानी बढ़ भी सकती है अगर सही इलाज ना हो तो? बिल्कुल, देखिए बच्चों का सबसे पहले जो उपचार होता है हमेशा से वो घरेलू ही होता है। और वायरल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके लिए कोई दवा नहीं होती ज़्यादातर केसेस में। तो वायरल इन्फेक्शन अपने आप में बॉडी में 6 से 7 दिन रहता है और उसके लिए कोई भी हम दवा देंगे उससे उसके ड्यूरेशन में कोई अंतर नहीं आता है। जब तक बच्चे की खांसी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, ये वार्निंग साइंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तब तक हमें घरेलू उपचारों पे ही ध्यान देना चाहिए। हर तरह घरेलू उपचार के लिए हम नहीं बोल सकते कि वो सेफ़ हैं, लेकिन कुछ उपचार ऐसे हैं जो साइंटिफिकली सही हैं और जो करना ही चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है और उसको ज़्यादा पानी पिलाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाइड्रेशन, वो कि खांसी में भी बहुत काम करती है। दूसरा, बच्चे को रेस्ट करना चाहिए, उसको बाहर ज़्यादा एक्टिविटी ना करने दें, धूप में ना घूमने दें। तीसरा, बच्चों को सॉफ्ट खाना खिलाएं जो कि गले में ना लगे और वो आसानी से पचा सके। चौथा है हनी, शहद। 1 साल से कम के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। 1 साल से ऊपर के बच्चों में शहद से काफ़ी फ़ायदे होते हैं खांसी में। तो शहद एक महत्वपूर्ण दवाई है जो हर घरों में होती है और हम उसका ही सेवन कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार मामूली वायरल खांसी के लिए। अगर सिंपल वायरल खांसी है तो ये सब करें। इसके अलावा कोई लक्षण रहते हैं या फिर खांसी बहुत लंबे समय तक चलती है तो घर में अपने आप कोई दवाई ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी कफ सिरप को देना बच्चों को ना शुरू करें। उसके बारे हम आगे बात करेंगे कि कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके। बिल्कुल डॉक्टर श्रेया, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल हो जाएगा, लेकिन उससे शायद पेरेंट्स को समझ में आ जाए कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा बाद में डायग्नोज हुआ क्योंकि उस दौरान काफ़ी तेज़ सांसें चलती थी, कहते थे कि उल्टी सांसें चल रही हैं रात में, सीने में इतनी ज़्यादा परेशानी की मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी मेरी और मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। एक लंबे वक्त तक मैंने इससे लड़ाई लड़ी और जब जैसे स्कूल में नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती थी तो उसमें भी मैं परफॉर्म नहीं कर पाती थी, सांस बहुत ज़्यादा उखड़ती थी। क्या ये समय के साथ बीमारी चली जाती है या भविष्य में भी ये मुझे परेशान कर सकती है? देखिए, बच्चों में जो एस्थमा होता है वो ज़्यादातर कारण उसका होता है जेनेटिक टेंडेंसी। अगर फैमिली में किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, एस्थमा रही है, तो बच्चों में फिर रिस्क रहता है एस्थमा होने का। एलर्जी के कई प्रकार होते हैं हमारी बॉडी में, बच्चों में खासकर। जैसे कि किसी किसी को खाने से एलर्जी होती है, उसको हम कहते हैं फूड एलर्जी। किसी किसी बच्चों को छींकें बहुत आती हैं सुबह उठ के, उनको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। या फिर खांसी और सांस तेज चलना जिसको हम नाम देते हैं एस्थमा का। एस्थमा की पहचान बच्चों में थोड़ी सी कठिन होती है, इतनी आसान नहीं होती है, तो हमने उसको डिवाइड कर रखा है एज के हिसाब से। अगर 6 साल से कम का बच्चा है तो उसमें एस्थमा कैसे पहचाने, 6 से 11 साल का बच्चा और 11 साल से बड़े का बच्चा। ज़्यादातर क्या होता है, 5 साल या 6 साल से कम की उम्र के बच्चे को जब वायरल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उनकी सांसों की नली बहुत सक्रिय होती हैं, तो सिंपल वायरल इन्फेक्शन में भी उनकी खांसी जब होती है तो उनकी सांस तेज चलनी शुरू हो जाती है और उनकी सांस लेने में आवाज़ आती है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक एस्थमा का सिम्टम है।
लेकिन अगर ऐसा हर बार हो रहा है, बच्चे को बार बार उसको भाप दिलाना पड़ रहा है, तो और उसके बाद बच्चे की खांसी हर इन्फेक्शन के बाद लंबे समय तक चल रही है, 10 दिन से ज़्यादा चल रही है, ठीक होने के बाद भी सूखी खांसी उसको आ रही है, रात में बच्चा खांसी से उठ रहा है, और दूसरा अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो बच्चा हाँफने लग रहा है या खांसना उसका बढ़ जा रहा है, तो ये सब एक संकेत होते हैं अस्थमा के। 5 साल से कम के बच्चों में, 6 साल से कम के बच्चों में कोई टेस्ट नहीं होता अस्थमा को कंफर्म करने का। उसके हम लोग सिम्टम्स पूछते हैं, अगर वो सिम्टम्स हमारे क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये अस्थमा के पूरे लक्षण हैं। फिर उसके बाद हम जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं वो होता है इनहेलर। उसको लेने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, और हमारे सोसाइटी में लोगों को लगता है कि इनहेलर हमें नहीं लेना चाहिए छोटे बच्चों में। जैसा कि आपने कहा कि अस्थमा क्या ज़िंदगी भर रहेगा, समय के साथ चला जाएगा, तो देखिए अस्थमा के सिम्टम अगर लंबे समय तक होते हैं तो वो हमारे लंग्स को लंबे समय तक ख़राब कर देते हैं। अगर हम अस्थमा के सिम्टम को जल्दी समझेंगे और उनका इलाज जल्दी कराएंगे तो लंग्स में वो चेंजेस नहीं आएंगे और हमारे लंग्स हमेशा के लिए एक हेल्दी लंग्स के रूप में रह सकते हैं। इनहेलर वो काम करता है कि दवा को सीधे लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स को ख़राब होने से रोकता है। अगर हम सही समय से डॉक्टर के बताए हुए समय तक उसी तरीके से इनहेलर का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को उसके बाद इनहेलर बंद भी हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग कंट्रोल भी रह सकता है। लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण एक और चीज़ जो ध्यान देनी होती है वो होती है ट्रिगर। जिस चीज़ से अस्थमा के सिम्टम बढ़ रहे हैं उस चीज़ से हमें बचाव करना होता है ताकि वो सिम्टम बढ़े नहीं। और दूसरा, 6 साल से बड़े बच्चों में अगर बच्चा अगर समझदार है तो हम एक टेस्ट करते हैं जो कि लंग के फंक्शन को देखने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री। तो सिम्टम्स के साथ साथ स्पायरोमेट्री भी की जाती है बच्चों में टेस्ट के लिए, जो कि हमारे यहाँ बंसल में उपलब्ध है, और हम वो टेस्ट करते हैं बड़े बच्चों में कि उनके लंग्स के फंक्शन कितना कम हो चुका है इसको देखने के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको पहचानने के, इसको डायग्नोस करने के, और उसकी आजकल बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। लोग सोचते हैं कि अस्थमा हो गया है तो बच्चे को लाइफ लॉन्ग इनहेलर लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमसे आके मिले, हम आपको प्रॉपर सलाह देंगे कि दवा को कितना यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है। अस्थमा होने के बाद भी बच्चे एक नॉर्मल जीवन जी सकता है हमेशा के लिए। बिल्कुल डॉक्टर श्रेया, इससे मुझे शायद थोड़ा सा और क्लू मिल गया है कि मे बी मेरे केस में वो हील हो गया हो। आप बच्चों की डॉक्टर हैं और ये बड़ा बच्चा आपसे बात कर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वैक्सीनेशन की, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वैक्सीनेशन पे बहुत जोर दिया जाता है और बहुत सारे वैक्सीनेशंस दिए भी जाते हैं। क्या खांसी होने से इनके थ्रू बचा जा सकता है? वैक्सीनेशन का कितना रोल है खांसी से बचने में? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले साल में ही उसको कई सारी वैक्सीन लगाई जाती हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती है, वो होती है निमोनिया की वैक्सीन। वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में होते हैं जिनके कारण बच्चों को निमोनिया होता है और बच्चों को भर्ती करना पड़ता है, जो सीरियस हो जाते हैं, उनके लिए वो वैक्सीन होती हैं जो पहले 6 महीने शुरू के 6 मंथ्स में 3 डोज लगाए जाते हैं उसके, और उसका बूस्टर दिया जाता है 1.5 साल की उम्र पे। उससे बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सीवियर वाला होता है, जिसमें बच्चों को भर्ती करना पड़े और ऑक्सीजन लगाना पड़े, वो होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना अपने आप में बहुत कॉमन नहीं है, खासकर अब जब बच्चों में इतनी साफ़ सफाई और सोसाइटी में इतनी ज़्यादा हाइजीन मेजर्स यूज़ करते हैं। लेकिन वो वायरल इन्फेक्शन के लिए, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती है, वो समय के साथ ही ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं वायरस, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस, उसके लिए फ्लू वैक्सीन होती है जो कि बहुत कॉमन है और छोटे बच्चों में वो निमोनिया का रूप ले लेती है। तो उसको बचाने के लिए हम छोटे बच्चों में, 1 साल से कम के बच्चों में 2 डोज फ्लू वैक्सीन लगाते हैं 6 और 7वें महीने पे, और उसके बाद 5 साल की उम्र तक हर बच्चे को हर साल 1 बार वो वैक्सीन का डोज दिया जाता है। फ्लू सीज़न हमारे यहाँ शुरू होता है रेनी सीज़न के साथ, जुलाई के मौसम से। तो कोशिश करना होता है कि हर बच्चे को जो 5 साल से छोटा है उसको जुलाई महीने के पहले हम फ्लू का टीका लगा दें, ताकि कुछ हद तक वो इस फ्लू से बचा रहे। ऐसे में अगर फ्लू होता भी है तो वो बहुत मामूली सा होता है, जो घर के घरेलू उपचार से ठीक हो जाता है, वो एक सीवियर निमोनिया का रूप ना ले ले। उसके बाद भी 5 साल से बड़ा भी बच्चा है या एडल्ट हैं जिनको लंबे समय से सांस की परेशानियां हैं, एस्थमा है, एलर्जिक हैं, उनको हर साल ये टीका लेना चाहिए ताकि वो फ्लू से बचे रहें और उनके सिम्टम्स कंट्रोल रहें।
बिल्कुल, तो फ्लू से बचने के लिए ये वैक्सीन बंसल हॉस्पिटल में हाँ अवेलेबल जी, है? बिल्कुल अवेलेबल है, ये वैक्सी फ्लू नाम से बिल्कुल। आती है और हम बच्चों को रेगुलरली लगा भी रहे हैं हमारे यहाँ। चलिए, तो इसका मतलब जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि अगर आपका भी 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसे खांसी या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम आपको लगता है, तो आप बंसल हॉस्पिटल में जाकर उसका वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि सीजन आने से पहले, फ्लू सीजन आने से पहले उसके लिए ये एक अच्छी चीज़ साबित हो। डॉक्टर श्रेया, अगर हम बात करें बच्चों में खांसी के बारे में, तो कुछ मिथ होते ही हैं हर बीमारी से जुड़े, और कई बार ऐसी अफवाहें भी होती हैं कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अरे आपके बच्चे को अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं उसे ये बीमारी ना हो जाए। तो वो कॉमन मिथ क्या होते हैं और उनकी सच्चाई क्या है, ये ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली हम लोग रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब भी बच्चे को खांसी होती है तो पेरेंट्स को लगता है कि हमें तुरंत कफ सिरप शुरू कर देनी चाहिए, और बहुत सारे पेरेंट्स कफ सिरप दे के ही बच्चों को लाते हैं या दे चुके होते हैं शुरू के 3-4 दिन में। और दूसरा मिथ ये होता है कि एंटीबायोटिक, कि अगर बच्चे को इतनी लंबी खांसी हो रही है तो वो बिना एंटीबायोटिक के सही नहीं होगी। ये दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो हमें बताना है लोगों को कि ये सही नहीं है जो आप सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इन्फेक्शन होता है वो है वायरल इन्फेक्शन। तो अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन की वजह से खांसी हो रही है या फिर एलर्जी की वजह से खांसी हो रही है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। एंटीबायोटिक सिर्फ तभी काम आता है जब बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि एक डॉक्टर ही कंफर्म कर सकता है कि ये इन्फेक्शन बच्चे को बैक्टीरिया वाला है या वायरस वाला है। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि छोटे बच्चों में रेगुलर एंटीबायोटिक यूज़ करने से आगे जाके उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब उनको वाकई में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तब वो एंटीबायोटिक उनके बॉडी में असर नहीं करेगी। और दूसरी बात कफ सिरप का है। देखिए, छोटे बच्चों में कफ सिरप में जितना फ़ायदा होता है उससे कहीं ज़्यादा उनमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कफ सिरप, अगर हम वायरल इन्फेक्शन में कफ सिरप देंगे तो भी वो खांसी 5-6 दिन रहेगी या 10 दिन रहेगी, या नहीं देंगे तो भी रहेगी। कफ सिरप बड़े लोग लेते हैं तो उनमें साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में साइड इफ़ेक्ट बहुत मेजर भी हो जाते हैं, जैसे कि उनकी धड़कन बढ़ जाना, उनका बेहोश हो जाना, लंबे समय तक सो जाना, घबराहट होना, ये बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए कफ सिरप छोटे बच्चों में बहुत डेंजरस हो सकती है। 4 साल से कम के बच्चों में कफ सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना कभी इस्तेमाल ना करें। उनके साइड इफ़ेक्ट आपको पता होने चाहिए, और आप घरेलू उपचार करेंगे। बच्चे को गुनगुना पानी पिलाइए, शहद दीजिए, सॉफ्ट खाना खिलाइए, रेस्ट कराइए। 3-4 दिन में अपने आप खांसी कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर खांसी कम होनी शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि ये वायरल इन्फेक्शन था, जो कि 10 दिन तक भी खांसी होना नॉर्मल होता है। बट हम इसमें यही पूछते हैं कि बच्चे की खांसी ठीक होने के कगार पे है या फिर बढ़ती हुई है। तो अगर वो ठीक हो रही है धीरे धीरे, तो वो हफ्ते या 2 हफ्ते तक भी रह सकती है, जो कि एक नॉर्मल बॉडी का फंक्शन होता है, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही है, अपने आप खांसी को ठीक कर लेगी। बिल्कुल डॉक्टर श्रेया, अब एक और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है मेरा आपसे, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझा पाएंगी। और आसपास के क्षेत्रों में जब हम देखते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चों को ये बीमारी भी होती है। एक बच्चा है मेरी पहचान में जिसको इसिनोफीलिया बताया है डॉक्टर ने। क्या बच्चों में ये बीमारी हो सकती है, और ये बीमारी क्या है वो भी ज़रा बताइएगा। देखिए, ईस्नोफिलिया कोई बीमारी अपने आप में नहीं है, ये बस टेंडेंसी को शो करता है कि बच्चा ये एलर्जिक हो सकता है। कई बार ईस्नोफिल बढ़ा हुआ होने से बच्चे को कुछ नहीं होता, और अगर हम ये कराते भी हैं ये टेस्ट ईस्नोफिल बढ़े होने का, तभी इलाज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इलाज हम तभी करते हैं जब बच्चा एलर्जिक है, एस्थमेटिक है। सिर्फ ईस्नोफिल बढ़ा होना या कम होना किसी बीमारी को नहीं दर्शाता है, तो उसके अनुसार हमें दवा नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि किस चीज़ का सिम्टम आ रहे हैं, उसके अनुसार दवा लेनी चाहिए। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में हम करते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। अगर बुखार आ रहा है तो उसके लिए बुखार की दवा देंगे, नाक बंद हो रही है, नाक में डालने वाली नेज़ल सलाइन आती है, वो देंगे। लेकिन उसके अलावा कोई इलाज ईस्नोफिलिया के लिए सिर्फ नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल। डॉक्टर श्रेया, आप बात करेंगे अस्थमा की ही और एलर्जी की। अस्थमा या एलर्जी बच्चों में खांसी में कैसे मतलब एक रीज़न बन जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ही नहीं समझ पाते बीइंग एन एडल्ट कि जो खांसी हमें हो रही है, रनी नोज़ नहीं है, कोई सर्दी लग नहीं रही, लेकिन खांसी हो रही है। तो वो वायरल है या बैक्टीरियल है या एस्थमेटिक है या एलर्जी है। बेसिक इसमें डिफरेंस कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंस करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई है। जी। अगर ये हाल ही में शुरू हुआ है, 2-3 दिन ही हुए हैं और पहले फीवर था बच्चे को, ज़ुकाम था, अब खांसी हो रही है और बच्चा ठीक है, एक्टिव है, थोड़ा बहुत खा पी रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर ये खांसी लंबे समय से चल रही है, बच्चे को लंबे समय से बलगम आ रहा है पीले कलर का, और दूसरा बुखार तेज बना हुआ है, बच्चे की सांसें तेज़ तेज़ चल रही हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। और एलर्जी खांसी की आपने बात करी है, तो एलर्जी खांसी की एक पहचान होती है कि ये समय समय पे बच्चे को होते रहना। इसके साथ बुखार हर बार होगा ये ज़रूरी नहीं है, तो बच्चे को बिना बुखार बिना ज़ुकाम के सिर्फ खांसी का शुरू हो जाना, जो कि ड्राई खांसी होती है, इसको हम कहते हैं ड्राई कफ, और ये सीज़न के साथ भी चेंज होती है। अगर कहीं बच्चे को किसी चीज़ से इरिटेशन है, उसमें बच्चे कांटेक्ट में आएगा, उससे खांसी बढ़ जाएगी, या फिर अगर बच्चे को धुआं या धूल मिलेगी, उससे खांसी बढ़ जाएगी। एस्थमा में जो खांसी होती है और सांस तेज चलती है, उसके सिर्फ 3 ही सिम्टम होते हैं: ड्राई कफ होना, सांस तेज चलना और बच्चे को जकड़न महसूस होना छाती में। जो कि थोड़े समझदार बड़े बच्चे होते हैं तो वो बता पाते हैं इन सिम्टम के बारे में। और एस्थमा की जो खांसी होती है वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह के समय ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा रात के समय बढ़ जाती है। बच्चे को रात में सांस लेने में परेशानी होती है, उसको लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। उसका यह कारण ये होता है, एस्थमा में बच्चों की जो सांस की नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो इतनी छोटी हो जाती हैं कि बच्चे को सांस ही नहीं आती है, लंग्स तक सांस नहीं पहुंचती है। तो एस्थमा जो एक तरह की बीमारी है वो सांस की नलियों की दिक्कत होती है, ना कि लंग्स की। तो सांस की नलियाँ के सिकुड़ जाने से एस्थमा के सिम्टम्स आते हैं, और अगर हम लंबे समय तक उनको इलाज नहीं करेंगे तो वो जो नलियाँ होती हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए वो सिकुड़ जाएंगी और उनके सिम्टम बच्चे को हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो उसका जो सबसे एकमात्र इलाज है वो है इन्हेलर थेरेपी। इन्हेलर से लोग डरते हैं, लेकिन इन्हेलर सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है एस्थमा के सिम्टम को कंट्रोल करने का। एस्थमा को हम जड़ से नहीं उठा सकते, बिकॉज़ ये जेनेटिक भी होता है काफ़ी कारणों में। इसके कारणों को हम जड़ से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसके सिम्टम्स का कंट्रोल रखते हैं तो एक नॉर्मल जीवन शैली जो होती है वो जी सकता है बच्चा। इन्हेलर क्या करता है कि सीधे सांस की नलियों पे जाता है और उनको सिकुड़ने से बचाता है, उनको फैला के रखता है। तो अगर हम बच्चे को हम हमेशा कोर्स करते हैं इसका 3-3 महीने के लिए, स्टेरॉइड थेरेपी होती है जो सिर्फ लंग्स पे जाती है। लोग कहते हैं हमें आप दवा लिख दीजिए, सिरप लिख दीजिए, लेकिन अगर हम कोई सिरप लेते हैं या टैबलेट लेते हैं, उसका असर हमारी पूरी बॉडी पे होता है, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन पे उसका साइड इफ़ेक्ट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इन्हेलर का डोज बहुत कम होता है दवा का, और वो सीधे लंग्स पे असर करती है। तो इन्हेलर से हमारी सांस की नलियाँ सिकुड़ती नहीं हैं, बच्चा नॉर्मल सांस ले सकता है, और उसके साथ बच्चा नॉर्मल हर एक्टिविटी कर सकता है, दौड़ना, भागना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कहीं घूमना। तो इन्हेलर के लिए डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि उसको कैसे यूज़ करना है अगर किसी को ये सिम्टम है, और उसके बाद उसी तरह से उसको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर श्रेया, एक सवाल और करना चाहूँगी। एट लास्ट पेरेंट्स को बच्चों की खांसी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि ये उनकी इम्यूनिटी पर भी मुझे लगता है बहुत असर करता है बार बार अगर वो बीमार होते हैं, और खास करके पेरेंट्स इसलिए भी जानना चाहेंगे क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर बच्चों को अभी कोई परेशानी नहीं है और भविष्य में ना हो, ऐसा क्या उन्हें ध्यान रखना है, क्या केयर टिप्स हैं, वो ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट एक टिप है वो है बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है सबसे ज़्यादा जो है बच्चे के खान पान से। बच्चों को हमेशा संतुलित भोजन दें, घर का खाना दें, बाहर का बना हुआ खाना कम से कम दें, और हमेशा एक सफाई का ध्यान ज़रूर रखें, जिनको हम कहते हैं हाइजीन मेजर्स। उसमें बच्चे अगर खेल के आ रहे हैं तो उनका हैंड वॉश कराएं, स्कूल से आ रहे हैं तो हैंड वॉश कराएं, और बच्चों को कहें कि अगर छींक या खांसी आ रही है तो हमेशा हाथ से ढकें उसको, या उनके पास एक नैपकिन रखें जिससे वो ढकें।
और सबसे ज़्यादा जो बच्चों में संक्रमण होता है वो होता है स्कूलों से। जब बच्चे जो प्री स्कूल में बच्चे होते हैं, 2 से 3 बच्चा पहले 2 सालों में काफ़ी बचा हुआ रहता है क्योंकि वो घर के अंदर रहता है। अगर घर वालों को होता है तब उसको इन्फेक्शन होता है। लेकिन 1-2 साल से बड़ा बच्चा जो होता है, जो स्कूल जाना शुरू करता है, तब वो साल में 12 बार बीमार भी पड़ता है। वो भी हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी अभी नहीं है। क्योंकि बाकी बच्चों को स्कूल में इन्फेक्शन होता रहता है और वहाँ से वो भी इन्फेक्शन कैच कर लेता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब बच्चे को आपके इन्फेक्शन हो, खांसी हो, तो शुरू के 3-4 दिन बच्चे को स्कूल ना भेजें, बच्चे को घर पे ही रखें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संक्रमण होता है वो एक दूसरे से होता है। जब हम छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स दूसरे को बच्चे पे जाती हैं या हमारे हाथ के टच से जाता है, उससे ये संक्रमण फैलता है। तो पहला बचाव होता है कि हाइजीन मेजर्स बच्चों को, ताकि हम इन्फेक्शन से बचा सकें। दूसरा है घर में साफ़ सफाई रखें, महीने में 1 बार डीप क्लीनिंग करते रहें, घर में धूल का माहौल ना हो, पेड़ पौधे लगाएं अपनी बालकनी में, लॉन में। और तीसरा होता है बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाते रहें। वैक्सीनेशन से काफ़ी हद तक पेरेंट्स आते हैं कि मैम वैक्सीन लगाई थी फिर भी बच्चे को हमारे सर्दी जुकाम हो गया है। लेकिन वैक्सीन हमेशा ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन से बच्चे को इन्फेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। वैक्सीन कुछ वायरस के लिए ही बनी होती है जो कि ज़्यादा बच्चों में ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो अच्छी बात ये होती है कि बच्चे को वो ज़्यादा सीवियर वाला निमोनिया नहीं होता है इन वैक्सीनेशन लगाते रहने से, लेकिन कुछ हद तक इन्फेक्शन होता रहता है। एक टाइम के बाद बच्चों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन कैच नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम बच्चे को हमारे इन्फेक्शन हुआ था, सर्दी खांसी हुई थी और वो 10-20 दिन से बनी हुई है। तो उसका एक कारण ये होता है कि हमारे एक अगर वायरस है तो वो कई तरह के वायरस घर में हो सकता है। किसी एक को एक तरह से हुआ है, दूसरे को दूसरे तरह के वायरस से हुआ है। तो बच्चा अगर डेवलप करता भी है इम्यूनिटी एक वायरस के लिए, ठीक हो ही रहा होता है कि घर में किसी और को इन्फेक्शन हुआ तो वो नए वायरस से भी कैच कर लेता है, जो कि उसके लिए उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है। तो जब तक घर में इन्फेक्शन है, बाकी लोगों को है, तब तक बच्चे को बार बार होता रहता है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर अभी इन वायरसेस के लिए इम्यूनिटी नहीं होती है, जो कि वो धीरे धीरे डेवलप कर लेगा। सबसे पहले बच्चे को सफाई का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन लगवाएं, अपने से कोई मेडिसिन शुरू ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही बिल्कुल। और कफ सिरप से ज़रूर बचें जो यूजुअली पेरेंट्स किसी भी काउंटर से खरीद कर बच्चों को देने लगते हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया कि कफ सिरप कम एज में देने पर बच्चों को और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर श्रेया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे दर्शकों को भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है। कारण ये है कि अब चूंकि बारिश का मौसम नजदीक है, ऐसे में बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और खांसी की समस्या से जूझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।